हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हम जो आपका एग्जाम है 19 को जे&के हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का, उसमें जो आपका जीएस पोर्शन मेंशन है, ठीक है, दैट इज ऑफ 25 मार्क्स। अब उस जीएस पोर्शन में आपके करंट बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे, इंडियन पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, देन जे&के बेस्ड क्वेश्चन, जे&के के करंट हो गए, स्टैटिक क्वेश्चन हो गए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है इसमें कवर अप किए जाएंगे। रिसेंट आपका करंट अफेयर हो गया, मई जून का, अप्रैल का, चाहे वो जे&के से रिलेटेड हो या इंडिया से रिलेटेड हो, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड हो। अभी लाइक की जैसे आपका जो स्ट्रेंथ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, वो पहले कितना था, अब कितना हुआ है, जो मई में न्यूज आई थी, ठीक है, जून से आपका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जजेस का वो चेंज हो गया है। चीफ जस्टिस क्या है, रामसर साइट्स के इंडियन ज्योग्राफी में आपका करंट बेस्ड क्या है, 100th रामसर साइट जो आई थी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है हम करेंगे इसमें, जो कि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम से पहले। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एंड में जरूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितना स्कोर किया, नेगेटिव मार्किंग लगाकर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस की गई है और स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, लेटेस्ट पैटर्न है। मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, जो आपकी रिवीजन में आपको भी बहुत एक हेल्प करके जाएंगे। देन यहाँ पर देखो स्क्रीन पर आपको बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे, सारे कोर्सेज ऐप पर बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर अवेलेबल है और मॉक टेस्ट भी जो कि सारे लेटेस्ट पैटर्न पर हैं। और जिनका भी एग्जाम है 19 को, उससे पहले सारे बच्चे जो हैं प्ले स्टोर पर ऐप डाउनलोड करें, JKCS की ऐप, उस पर जाकर आप हाई कोर्ट का जो जूनियर असिस्टेंट का मॉक टेस्ट है फुल लेंथ सेक्शनल, वो अटेम्प्ट करें और अपना जे&के में स्कोर जो है उसे एनालाइज करें, ताकि ये जो एक वीक रह गया है इसमें आप अपनी वीकनेस पर काम कर पाओ। देन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिनको आंसर्स पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं आंसर, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है सेशन में। Which one of the following statement is correct regarding the Supreme Court sanctioned strength after the June 2026 increase? तो मई में ये न्यूज आई थी और जून से आपके ये जो है इंक्रीज हो गया है स्ट्रेंथ। अब ये आपका करंट बेस्ड लीगल क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर है ए पार्ट। क्यों? क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ कितनी थी, 34 जजेस की थी, जिसमें एक आपका चीफ जस्टिस था और 33 अदर जजेस थे। इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 34 है, एक्सक्लूडिंग चीफ जस्टिस 33 है, ये याद रखना। पेपर में क्वेश्चन में किस तरह से पूछा गया है। जून 2026 के बाद इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 38 जजेस कर दिया गया है, जिसमें एक चीफ जस्टिस है आपका और 37 अदर जजेस हैं। 37 इज एक्सक्लूडिंग CJI चीफ जस्टिस एंड 38 इज इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ये याद रखना है। यानी कि 4 नए जज पोस्ट ऐड की गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस को जल्दी क्या किया जा सके, डिस्पोज किया जा सके। तो स्ट्रेंथ इन्होंने 34 से क्या कर दी है, 38, यानी 4 जो है जजेस को ऐड किया गया है यहाँ पर। तो ए पार्ट आपका आंसर है। कमेंट सेक्शन में आपने ये जरूर बताना है कि आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए बिफोर 19 जुलाई, ठीक है, और भी JKSSB के जो भी एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए। देन उसके बाद आप जाकर अभी मॉक टेस्ट लगाएं, जो दिन रह गए हैं मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करें ऐप पर जाकर। देन सेकंड क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, चारों में से कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। यहाँ पर आपने फोकस रखना है, करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो 53rd चीफ जस्टिस हैं इंडिया के, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और उन्होंने अपना ऑफिस जो था वो एज्यूम कब किया था, 24 नवंबर 2025 में, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब यहाँ पर जो रिटायरमेंट एज का कंसेप्ट है ना, रिटायरमेंट एज में आपने याद रखना है कि जो हाईकोर्ट का जज है उसका रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट के जज की जो है वो 65 ईयर्स है और CJI की भी 65 ईयर्स है। तो रिटायरमेंट एज जो है ये आपने याद रखनी है। यहाँ पर ये रिटायरमेंट एज इन्होंने दे दी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 62, नहीं ये 65 होती है, ठीक है। हाई कोर्ट की जज की 62 है, बाकी 65 है। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो CJI की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यहाँ पर सी आंसर है, 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। थर्ड जो है आपका इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। थर्ड पढ़ो और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब देखो यहाँ पर जो जीएस पोर्शन है ना, इसमें जो अर्थक्वेक अभी आया था, ठीक है, उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चंस। देन आपका जो अमरनाथ यात्रा है उस पर बनते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें कौन सा भी लॉन्च हुआ है चीज अमरनाथ यात्रा में, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका LG जो भी चीजें कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या क्या मतलब नई चीजें ला रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आपने करंट को अप्रोच करना है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड, तो ये सारी चीजें। तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2026 का रिसेंट बन रहा है ये। बताओ इसका आंसर क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं, हमने यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है
कि हिंदू कुश रीजन में जो अर्थक्वेक्स इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से आते हैं, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडियन प्लेट क्या है, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है और ये यूरेशियन प्लेट से क्या करती है, टकराती है। इसी कोलिजन की वजह से हिमालय और हिंदू कुश रीजन में बार बार अर्थक्वेक आते हैं, यानी कि आपका इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो क्या ला रहा है, अर्थक्वेक ला रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जहां अर्थ के अंदर यहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस फोकस को हम हाइपोसेंटर कहते हैं, तो ये गलत है, उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। एपीसेंटर अर्थ की सरफेस पर वो पॉइंट होता है जो फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है। तो फोकस हो गया आपका इनसाइड अर्थ और एपीसेंटर हो गया अर्थ सरफेस पे, तो स्टेटमेंट सेकंड जो है ये गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि कश्मीर वैली के श्रीनगर और बारामूला जैसे डिस्ट्रिक्ट सेस्मिक जोन बी में आते हैं, तो ये सही है स्टेटमेंट। सेस्मिक जोन बी इंडिया का हाईएस्ट अर्थक्वेक रिस्क जोन है। कश्मीर वैली के कई हिस्से जैसे श्रीनगर, बारामूला इसकी हाई रिस्क जोन में आते हैं। जोन बी क्या है आपका, वेरी हाई रिस्क जोन। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड जो है वो करेक्ट है, सी पार्ट इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंटली लॉन्च्ड प्रोजेक्ट हॉक आई फॉर द अमरनाथ यात्रा 2026। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट बेस बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिसेंट में। स्टेटमेंट 1 कह रही है कि जो प्रोजेक्ट हॉक आई है उसको अनंतनाग पुलिस ने अमरनाथ यात्रा 2026 की सिक्योरिटी और मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या यूज किया है, टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जैसे ड्रोन्स और सर्विलेंस टीम, ताकि आसमान से लेकर जमीन तक हर जगह नजर रखी जा सके। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है। देन सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि यहाँ पर 5 ड्रोन्स जो हैं वो लगाए गए हैं, 28 मचन मोर्चास जो हैं वो भी बनाए गए हैं, एंड देन आपके 22 स्निपर जो टीम है वो तैयार की गई है और तैनात की गई है। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, सी पार्ट इज द आंसर, बोथ 1 and 2। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो। ट्रिक इज, नंबर कैसे याद रखना है इसका, ऐसे याद रख लो आप, 5, 28, 22। 5 आपके आ गए ड्रोन्स, देन आपका आ गया मार्चन मोर्चास, और 22 आ गया आपका स्टिपर टीम। दिस इज हॉकाई सिक्योरिटी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द आशा पोस्ट सुमली वाली ढोक विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि आशा पोस्ट जो है सुमली वाली ढोक, ये हायर रीचेज ऑफ कहां पर लोकेटेड है, गुलमर्ग में, जो कि एक फेमस हिल स्टेशन है और क्या है, एल्पाइन रिजॉर्ट है जम्मू कश्मीर में। तो ये करेक्ट है। सेकंड कह रहे हैं गुलमर्ग जो है ये कहाँ लाई करता है, पीरपंजाल माउंटेन्स में, जो कि एक पार्ट है हिमालयाज का, तो इसलिए आशा पोस्ट भी जो है वो पीरपंजाल रीजन में है। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। थर्ड में कह रहे हैं कि जो गुलमर्ग आशा पोस्ट बॉर्डर है ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिवली पार्ट है किसका, बारामूला डिस्ट्रिक्ट का। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, डी इज द आंसर। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, गुलमर्ग, पीरपंजाल, त्रिकुटा हिल्स भी कहाँ लाई करते हैं बताओ मुझे, एंड कश्मीर इज अ वैली, जो किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर वैली लोकेटेड है, कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस आती हैं और उसके बीच में कश्मीर वैली आपकी लोकेटेड है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, आपको एक ट्रिक भी मैं बताती हूँ जो कि बहुत फेमस ट्रिक है। ट्रिक इज KLZ GPS। ठीक है, तो KLZ GPS, अगर नॉर्थ से साउथ आप माउंटेन रेंजेस देखो तो इस तरह से, और अगर साउथ से नॉर्थ आपने जाना हो तो इस तरह से, काराकोरम, लद्दाख, जंस्कार, ग्रेटर हिमालय, पीरपंजाल एंड शिवालिक। तो आपका जो कश्मीर वैली है ना वो कहाँ लाई करता है बताओ अब मुझे, कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में, ग्रेटर हिमालय और पीरपंजाल के बीच में आपका क्या आता है, कश्मीर वैली लोकेटेड होता है। ये पहले JKSSB का बहुत फेवरेट क्वेश्चन था कि कश्मीर वैली जो है किन 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में आता है, तो दैट इज ग्रेटर हिमालयस एंड पीरपंजाल। और एक और क्वेश्चन जो आता था बहुत ज्यादा कि त्रिकुटा हिल्स में लोकेटेड है, क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 3rd एडिशन ऑफ द कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल। ये आपका आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि फेस्टिवल जो है ऑफिशियली इनॉग्रेट किया था LG जो है हमारे मनोज सिन्हा ने, तो मनोज सिन्हा से रिलेटेड भी है और आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेटेड है। 3rd कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल का इनॉग्रेशन इन्होंने किया, ये करेक्ट है। सेकेंड है ये 3rd डे फेस्टिवल SKICC श्रीनगर में ऑर्गेनाइज हुआ था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड कह रहे हैं कि जो मनोज सिन्हा ने अपने स्पीच में कहा था कि कॉलोनियल
माइंड सेट को खत्म करना चाहिए, इंडिया की हिस्ट्री और साइंटिफिक अचीवमेंट को सही तरीके से डॉक्यूमेंट और प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट जो है तीनों यहाँ पर करेक्ट हैं, डी पार्ट इज द आंसर। और मुझे बताओ जेएनके में अभी कौन सी ऐसी बुक आई थी जिसको लेकर काफी जो है विवाद चल रहा है और इस बुक को बैन करने की भी जो है कह रहे हैं, ठीक है, वो बुक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इज सेट टू बी डेवलप्ड बाय द ओएनजीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन, किस लोकेशन में कर रहे हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी पहले होती क्या है, जियो मीन्स अर्थ, धरती, एंड थर्मल मीन्स हीट, गर्मी। तो जियोथर्मल एनर्जी का मतलब है धरती के अंदर जो नेचुरल हीट है उससे क्या करना, उससे इलेक्ट्रिसिटी जो है बनाना। जैसे कुछ जगहों पर जमीन के नीचे बहुत गर्म पानी और स्टीम होती है, उस स्टीम से क्या करना, टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिसिटी बनाना इस जियोथर्मल। तो पुग्गा वैली जो है कहाँ पर है, बी आंसर है इसका। पुग्गा वैली आपका चांगथांग रीजन में है जो कि लद्दाख में पड़ता है। ये बहुत सारे यहाँ पर क्या है, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी के चश्मे मिलते हैं, जमीन के नीचे टेम्परेचर बहुत हाई है, इसलिए जियोथर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए इंडिया की सबसे सुटेबल जगहों में से एक इसको माना जाता है। इसी वजह से जो ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है यहाँ इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। अब देखो नुब्रा वैली जो है ये किस लिए फेमस है, मुझे बताओ फटाफट कमेंट सेक्शन में। नुब्रा वैली इज फेमस फॉर व्हाट। अगर आपने ज्योग्राफी ऑफ जेएनके जो है एंड लद्दाख अच्छे से पढ़ा है तो यू मस्ट नो दिस। क्यों है, जैसे हमें पता है कि कश्मीर पहले एक लेक था, सतीसर क्यों था, क्योंकि वहां पर कौन सा सॉइल पाया गया, कारेवा सॉइल। कारेवा सॉइल तो लेक के नीचे मिलता है, इसीलिए कारेवा सॉइल पर ही सेफ्रॉन कल्टीवेशन होता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। नुब्रा वैली जो है ये किस लिए फेमस है, नुब्रा वैली सैंड ड्यून्स के लिए फेमस है, डबल हम्प्ड कैमल्स के लिए है, डिस्कित मोनास्ट्रीज के लिए फेमस है। द्रास वैली जो है, द्रास को और क्या बोलते हैं, इस पर क्वेश्चन आता था पहले बहुत ज्यादा द्रास वैली पर। द्रास वैली इज गेटवे टू लद्दाख या सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। जियोथर्मल प्रोजेक्ट तो नहीं है। दो चीजें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सेकंड कोल्डेस्ट है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट कोल्डेस्ट किसको नाम दिया गया है और सेकंड कोल्डेस्ट है, इसको हम गेटवे टू लद्दाख भी कहते हैं। ये पहले क्वेश्चन आता था जेकेएसएसबी में। जंस्कार फेमस फॉर चंदर ट्रैक और जंस्कार रिवर, यहाँ भी जियोथर्मल नहीं हो सकता। तो पुग्गा को आप ऐसे रखते हो पू गरम एरिया, ठीक है, यानी प्योर गरम, हॉट स्प्रिंग्स हैं, गरम जमीन है, तो यहाँ जियोथर्मल चलेगा। यहाँ पर देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेस्टोरेशन ऑफ रेलवे ब्रिज नंबर 17 विच नियर्ड कंप्लीशन इज इन मई 2026। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि रेलवे ब्रिज नंबर 17 जो कि कठुआ जेएंडके और माधवपुर पंजाब के बीच रावी रिवर पर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर जेलम रिवर बेसिन लिखना गलत है, यहाँ ये जो है ये रावी रिवर पर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहे हैं ब्रिज की रेस्टोरेशन के बाद जो नॉर्दर्न रेलवे के दोनों ट्रैक्स हैं अप और डाउन लाइन दोबारा जो है वो क्या हो गई है, ऑपरेशनल हो गई है। पहले ट्रेन सिर्फ एक ट्रैक से चलती थी, सिंगल ट्रैक रिस्ट्रिक्शन, अब ये जो है डबल लाइन हो गई है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जेलम जो है वो गलत लिखा है, रावी आएगा वहां पर, और जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, तो यहाँ पर आपका आंसर है बी पार्ट, सेकेंड ओनली। क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट नेशन टू होस्ट और को होस्ट द प्रेस्टिजियस फीफा वर्ल्ड कप 3 times विद द कमेंसमेंट ऑफ द टूर्नामेंट रिसेंटली। तो कौन सा देश है जिसने फीफा वर्ल्ड कप 3 बार होस्ट या फिर क्या किया है, को होस्ट किया है। तो यहाँ पर देखो ट्रिक से याद रखो, 1970 में फीफा वर्ल्ड कप मेक्सिको में हुआ, देन उसके बाद 1986 में फिर से मेक्सिको में हुआ, एंड 2026 में फीफा वर्ल्ड कप यूएसए, कनाडा एंड मेक्सिको मिलकर होस्ट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ भी मेक्सिको जो है क्या है, को होस्ट है। तो 3 बार कौन होगा यहाँ पर, बी पार्ट मेक्सिको, जिसने 1970, 86 एंड 2026 यानी कि 2 बार होस्ट और 1 बार को होस्ट ये बना है। ये क्वेश्चन जो है आपका इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है विद रेफरेंस टू द गोल्डन लंगूर विच वाज रिसेंटली इन न्यूज फॉलोइंग अ कंजर्वेशन रिलीज प्रोग्राम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज नेचुरली एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया। तो ये नेचुरली एंडेमिक नहीं है, वेस्टर्न घाट्स जो गोल्डन लंगूर है ना, ये वेस्टर्न घाट्स में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ कहाँ पाया जाता है, असम में और भूटान के कुछ हिस्सों में। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये क्या हो गई, इनकरेक्ट। देन उसके बाद जो आपके 7 गोल्डन लंगूर को हम सिखाना ज्वालो नेशनल पार्क असम में कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंडर रिलीज किया गया था, इसका पर्पस उनकी जो पॉपुलेशन है उसे बढ़ाना था, इसीलिए स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, यहाँ पर बी पार्ट आंसर है, ठीक है। द स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम चेक पोस्ट
जो है चेक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ मलक्का वॉज रिसेंटली इन द न्यूज ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड ट्राइलेटरल नेवल पेट्रोल्स। तो कंट्रीज कौन सी शेयर कर रही है इमीडिएट टेरिटोरियल बाउंड्रीज अलोंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का इज इंडोनेशिया, मलेशिया एंड सिंगापुर। थाईलैंड जो है ये डायरेक्टली बॉर्डर नहीं करता है स्ट्रेट को। पहले तो स्ट्रेट क्या होता है, ये एक पतला सी रूट होता है जो समुद्रों को जोड़ता है। इंडियन ओशन को साउथ चाइना सी यानी कि पैसिफिक ओशन साइड से जोड़ता है। दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूट्स में से एक है। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया के लिए ऑयल और ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। तो यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट। इस क्वेश्चन में बताओ कि जो प्राइम मिनिस्टर की फॉरेन विजिट थी जुलाई 2026 में, तो किन देशों में उन्होंने विजिट किया था। जुलाई 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3 देशों का फॉरेन टूर किया था। तो फर्स्ट इज इंडोनेशिया, दैट इज 6 to 8 जुलाई। अब इंडोनेशिया में उन्होंने क्या डिस्कस किया, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप को और मजबूत करना। ऑस्ट्रेलिया में 8 to 10 जुलाई, वहां पर उन्होंने किस चीज को लेकर किया, डिफेंस, ट्रेड, क्रिटिकल मिनरल्स और इंडो पैसिफिक कॉपरेशन पर फोकस। न्यूजीलैंड में 10 से 11 जुलाई, जहां पर लगभग 40 साल बाद किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो है क्या हुई है, ट्रैवल हुआ है। ट्रेड और बायलेटरल रिलेशंस को इम्प्रूव करने की जो है, बढ़ाने पर जो है जोर दिया गया है मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो डी पार्ट आपका आंसर है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों देशों में उन्होंने विजिट किया। ऑफ इंडिया रिसेंटली सबमिटेड अ रिपोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने वाली जो पर्सन है उसको सजा देने की पावर किस आर्टिकल से मिलती है। तो जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, जब कोई भी पर्सन कोर्ट की इंसल्ट करे, कोर्ट के ऑर्डर को जानबूझकर ना माने या जस्टिस की प्रोसेस में रुकावट पैदा करे, तो इसे हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में पावर्स किस आर्टिकल में मिलती है, आर्टिकल 1 to 9 सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पास अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर होती है। देन उसके बाद आर्टिकल 215 हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके पास भी अपनी कंटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट देने की पावर होती है। तो 1 to 9 आपका आ गया सुप्रीम कोर्ट और 215 आपका आ गया हाई कोर्ट। तो यहां पर इसका आंसर जो है दैट इज बी पार्ट, आर्टिकल 1 to 9 एंड आर्टिकल 215। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ और प्ले स्टोर पर जाकर जेकेसीएस ऐप पर जेएंडके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट के मॉक टेस्ट फुल लेंथ और सेक्शनल अटेम्प्ट करो और अपना स्कोर जो है जेएंडके में एनालाइज करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द एग्जाम। तो आर्टिकल 124, 141, 142 और 226 ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंस रखते हैं आर्टिकल्स, इसलिए चारों का मैंने मैच द फॉलोइंग बना दिया। 1 to 4 में एस्टैब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट का सेकेंड आंसर है। आर्टिकल आपका 1 to 4 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे बनेगा और उसमें कितने जजेस जो हैं वो होंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की जो शुरुआत है वो 1 to 4 से होती है। देन आपका 141 सुप्रीम कोर्ट जो एक लॉ बनाता है ना, उसकी जो व्याख्या करता है उसे इंडियन के सभी कोर्ट्स को मानना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सब पर क्या होता है, बाइंडिंग होता है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो ए का 2, बी का थर्ड, किसमें है ए का 2, बी का थर्ड, ए पार्ट में आंसर। 50-50 एलिमिनेशन लगा लो, यही आंसर मिल गया है, आगे जाने की जरूरत नहीं है, बट हम अभी आगे देखेंगे। आर्टिकल 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट किसी केस में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए जरूरी ऑर्डर पास कर सकता है। तो ये कंप्लीट जस्टिस में हेल्प करता है। तो 142 का आ गया 4। 226 हाई कोर्ट के 5 रिट्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शोरारी, प्रोहिबिशन, को वारंटो इशू कर सकता है। ये हाई कोर्ट की रिट्स हैं और ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज 2 to 6। तो ये यहाँ पर इसका आंसर है ए पार्ट। यहाँ पर आपका जेएंडके का ज्योग्राफी को लेकर एक मैच द फॉलोइंग बनाया गया, जिसमें नेशनल पार्क, सेंचुरी, लेक और साइंटिफिक नेम जो है वो लिया गया है, ठीक है। तो इसको मैंने मिक्स करके बनाया क्वेश्चन को। तो यहाँ पर डचिंगम नेशनल पार्क जो है, यहाँ पर हंगुल यानी कि आपका कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। हंगुल सिर्फ कश्मीर में मिलने वाली एक रेयर डियर या हिरन की वो नहीं है प्रजाति, ये और भी जगह पाया जाता है। वुलर लेक जो है वो कहाँ है,
मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी BMW, यानी बांदीपुरा वुलर। इस तरह से आप इसको याद रख लो, BMW में बांदीपुरा एंड वुलर, हमेशा याद रहेगा आपको, कभी नहीं भूलेगा। वुलर लेक एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक्स में से एक है। तो वुलर लेक का आ गया थर्ड, इसका आ गया सेकेंड। होकरसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये एक क्या है, रामसर वेटलैंड है। सर्दियों में यहाँ बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो आती हैं, तो दिस इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, रामसर साइट। और लोटस को हम बोलते हैं निलुम्बो नुसिफेरा, ठीक है। तो यहां पर इसका आंसर है ए पार्ट। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 32, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारी चीजें इसमें मैंने डाली हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये जांचते हैं कि कोई लॉ या एग्जीक्यूटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर दिया जाता है। दिस द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि अंडर आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। इसलिए BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, ठीक है। स्टेटमेंट ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में कह रहे हैं आर्टिकल 226 हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स फॉर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। तो आर्टिकल 226 के तहत जो हाई कोर्ट है वो ना केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि अदर लीगल राइट्स जो होते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। इसलिए हाई कोर्ट की जो रिट पावर है वो सुप्रीम कोर्ट से क्या होती है, वाइडर होती है, अधिक मानी जाती है। तो यहाँ पर ये भी सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, ए पार्ट आंसर है। डी पार्ट में क्या कह रहे हैं, जुडिशियल रिव्यू इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये स्टेटमेंट गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट गलत है। This is not a fundamental right. It is a constitutional power of the court and is part of the basic structure of the constitution. ये किसका पार्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन है ये मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने बनाया है, रिवोल्ट ऑफ 1857, चोरी चौरा, चंपारण, दांडी मार्च। क्योंकि जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके आपका गांधीयन एरा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। अब आपका जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। इसे भारत का पहला बड़ा आज़ादी का संघर्ष माना जाता है। देन चोरी चौरा जो है ये विड्रॉल था किसका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। और 1922 में चोरी चौरा यानी यूपी में क्या हुआ था, भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। इस हिंसा के दुखी होकर ही महात्मा गांधी ने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था महात्मा गांधी ने। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है, 1917 में। बिहार के चंपारण में गांधी जी ने किसानों के लिए आंदोलन किया था। ये इंडिया में गांधी जी का पहला क्या था, सत्याग्रह। अब मुझे बताओ जलियांवाला जो मैसेकर है वो किस डेट में हुआ था, अप्रैल कौन सी डेट थी, कौन सा ईयर था, किसने किया था। देन आप और चीजें बताओ गांधीयन एरा के बारे में इंपॉर्टेंट कमेंट सेक्शन में, और बताओ कि और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, ठीक है। और दांडी मार्च जो है ये कब हुआ है, 1930 में। गांधी जी ने दांडी मार्च करके नमक कानून जो तोड़ा था, इससे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ पर आंसर है ए पार्ट, ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। Consider the following statement regarding the India's economic outlook। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हर साल कंट्रीज की इकोनॉमी को क्या करता है, एक फोरकास्ट देता है। जुलाई 2026 में IMF ने इंडिया की ग्रोथ एस्टिमेट थोड़ी क्या कर दी, रिड्यूस की। लेकिन इसके बाद भी इंडिया दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में शामिल है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो फिस्कल डेफिसिट है यानी कि गवर्नमेंट की जो टोटल इनकम से ज्यादा खर्चा, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, यानी बोरोइंग के बिना। तो बजट 2026-27 का टारगेट फिस्कल डेफिसिट का 4.3% ऑफ GDP है, तो ये करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है क्योंकि बजट ने डेफिसिट 5.5% नहीं बढ़ाया, गवर्नमेंट ने डेफिसिट घटाकर 4.3 का टारगेट रखा ताकि बोरोइंग जो है वो कम हो और इकोनॉमी जो है वो स्टेबल रहे। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, थर्ड गलत है, बी पार्ट इसका आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रामसर साइट्स इन इंडिया।
तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जून 2026 तक इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो चुकी थी। रामसर साइट का मतलब होता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली क्या, वेटलैंड, जिसे रामसर कन्वेंशन के अंडर प्रोटेक्शन मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सुराताल जो बिला उत्तर प्रदेश में है, जून 2026 में रामसर साइट का दर्जा मिला। ये इंडिया की क्या है, 100th रामसर साइट बनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहे हैं कि रामसर कन्वेंशन जो है वो अडॉप्ट किया था जिनीवा स्विट्जरलैंड 1971 में। तो जिनीवा में नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है, ईरान में हुआ है। 2 फेब 1971 को अडॉप्ट की गई थी, इसी वजह से इसका नाम जो है वो क्या पड़ा, रामसर कन्वेंशन पड़ा। तो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ए इज द आंसर हियर। सुरहाताल उत्तर प्रदेश, 100th रामसर साइट इज सुरहाताल उत्तर प्रदेश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कन्वेंशन प्लेस क्या है, रामसर, ईरान, ईयर 1971, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Consider the following statement. चारी डंट wetland is a seasonal saline wetland located in गुजरात। तो ये करेक्ट है। ये सीजनल वेटलैंड है, यानी बारिश के बाद पानी से क्या हो जाता है, ये भर जाती है और गर्मियों में काफी हद तक क्या हो जाता है, ये सूख जाती है, इसीलिए इसे सेलाइन या खारा हम कहते हैं। करेक्ट। पटना बर्ड सेंचुरी जो है बिहार में लोकेटेड है, ये करेक्ट है। ये बर्ड की कंजर्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट सेंचुरी है। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। सर्दियों में यूरोप और सेंट्रल एशिया से हजारों माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ आते हैं, जिसमें आपका फ्लेमिंगो, पेलिकन, क्रेन, डक जैसे वाटर बर्ड्स जो हैं यहाँ पर आते हैं, इसलिए इसे इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, डी इज द आंसर। A landmark judgment by the Supreme Court recently clarified the scope of Article 300A। तो किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी, जमीन, घर एक्सेट्रा, उसे सिर्फ लॉ के अकॉर्डिंग ही लिया जा सकता है। यानी अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी लेना चाहती है तो प्रॉपर लॉ फॉलो करना जरूरी है। ये फंडामेंटल राइट क्यों नहीं है, पहले ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक फंडामेंटल राइट था, यानी आर्टिकल 19(1) और आर्टिकल आपका 31, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। अब ये आर्टिकल 300A के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बी पार्ट इज द आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सरकार बिना कानूनी अथॉरिटी या अथॉरिटी ऑफ लॉ के किसी की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। अगर लॉ फॉलो नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी लेना जो है वो इलीगल माना जाएगा। तो दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। Exercise Malabar, which was recently conducted with high-intensity anti-submarine warfare drill, is a naval exercise involving which group of countries? तो Exercise Malabar जो है ये मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है, समुद्री सेना का मिलिट्री एक्सरसाइज जो कंडक्ट किया गया है ताकि इम्प्रूव हो कॉपरेशन अमंग फ्रेंडली नेव्स। तो ये क्वाड कंट्रीज ने किया है, यानी किसने, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो बी पार्ट इसका आंसर है। ठीक है, अब मुझे बताना कि आउट ऑफ 25 नेगेटिव मार्किंग लगाकर आपने कितना स्कोर किया। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखो, और कमेंट सेक्शन में लिखो आपको और किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए, और प्ले स्टोर से JKCS ऐप को डाउनलोड करो और 19 जुलाई से पहले, एग्जाम होने से पहले अपना स्कोर एनालाइज करो मॉक टेस्ट लगाकर। JNK में आपका क्या रैंक आ रहा है।